नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं जिसने आजकल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ग्रेट निकोबार का 81,000 करोड़ रुपए का विशाल प्रोजेक्ट। एक तरफ इसे देश के विकास और सुरक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे एक भयानक पारिस्थितिक संकट की आहट माना जा रहा है। आज हम उपलब्ध स्रोत सामग्री के आधार पर इन दावों और जमीनी हकीकत का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम इन 6 पहलुओं पर गौर करेंगे। प्रोजेक्ट का पैमाना, पर्यावरण का संकट, जनजातियों का मुद्दा, मंजूरियों पर उठे सवाल, मलक्का स्ट्रीट की डिबेट और आखिर में क्या ये सच में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या सिर्फ व्यापार का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने की। आखिर वहां ऐसा क्या बनने जा रहा है? कहानी शुरू करने से पहले जरा लेदर बैक समुद्री कछुए के बारे में सोचिए। ये जीव इतना दमदार है कि 66 मिलियन साल पहले जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था, ये उससे भी बच निकला। और आज स्रोत के मुताबिक भारत में इन कछुओं का सबसे बड़ा घर यही ग्रेट निकोबार का गलाथिया बे है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जगह कितनी प्राचीन और अछूती है। खैर, अब आते हैं सरकार के 81,000 करोड़ रुपए के इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पर। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल हैं। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सेना और आम नागरिकों के लिए एक एयरपोर्ट, 450 मेगावाट का पावर प्लांट और एक कमर्शियल टाउनशिप जिसमें बड़े रिजॉर्ट्स और कसिनो भी होंगे। मतलब इस शांत से द्वीप की पूरी तस्वीर बदलने की तैयारी है। और तस्वीर कितनी बदलेगी, इसका अंदाजा इस 6.5 लाख के चौंकाने वाले आंकड़े से लगाया जा सकता है। जी हां, अनुमान है कि अंततः 6.5 लाख नए लोगों को वहां बसाया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जनसांख्यिकी में इतना बड़ा उछाल वहां के पूरे माहौल को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े बदलाव का असर पर्यावरण पर तो पड़ेगा ही। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, मंडराता पारिस्थितिक संकट। अब जरा इन दावों और हकीकत के अंतर को देखिए। स्रोत बताते हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1.82% वन क्षेत्र कटेगा, लेकिन ये आंकड़ा पूरे अंडमान और निकोबार का मिलाकर है। अगर हम सिर्फ ग्रेट निकोबार की बात करें तो वहां का लगभग 15% हिस्सा छीन जाएगा। पेड़ों की गिनती पर आएं तो आधिकारिक आंकड़ा 7 लाख कटने का है, जबकि स्वतंत्र विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं। 1 करोड़! नुकसान सिर्फ पेड़ों का नहीं है। वो जो लेदरबैक टर्टल की हमने शुरुआत में बात की थी ना, उसकी 90% नेस्टिंग साइट्स खतरे में बताई जा रही हैं। इसके अलावा 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनियों को रिलोकेट करने की बात कही गई है। लेकिन स्रोत के अनुसार वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि कोरल को इस तरह शिफ्ट करना लगभग नामुमकिन सा है। साथ ही दुर्लभ निकोबार मकाक और ट्री श्रू जैसे जीवों के घर छिनने का डर है। और वो घने प्राचीन जंगल जो इस इलाके का तापमान कंट्रोल करते हैं, उनका भी भारी नुकसान होगा। जंगल और जानवरों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं वहां के सबसे पुराने निवासियों की, यानी मूल जनजातियों पर मंडराते खतरे की। ये 29 का आंकड़ा बहुत कुछ कह जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां रहने वाली अलग थलग शोम्पेन जनजाति की कुल आबादी बस 29 थी। ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। अब सोचिए, जब वहां लाखों नए लोग पहुंचेंगे, भारी मशीनें चलेंगी, तो इस बेहद छोटी और नाजुक आबादी पर क्या बीतेगी। यही वजह है कि 13 देशों के विशेषज्ञों ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखकर गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट शोम्पेन जनजाति के लिए मौत की सजा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाहरी लोगों के आने से वहां ऐसी नई बीमारियां और संक्रमण फैल सकते हैं जिनसे लड़ने के लिए इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब पर्यावरण और इंसानों को लेकर इतनी बड़ी चिंताएं हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी कैसे मिल गई। चलिए मंजूरियों पर उठते सवालों को देखते हैं। स्रोत का दावा है कि कई कानूनी प्रक्रियाओं को या तो दरकिनार किया गया या उनमें भारी जल्दबाजी की गई। जैसे वन अधिकार अधिनियम के तहत वेरिफिकेशन कमेटी में आदिवासी सदस्यों का होना जरूरी था, जो कथित तौर पर वहां नहीं थे। ये भी आरोप है कि जिस ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को पास किया, वो एक गैर आदिवासी फर्जी सभा थी। और तो और जिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में महीनों लग जाते हैं, दावा है कि उसे महज 6 से 7 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। एक और हैरान करने वाला दावा नक्शों को लेकर है। अगर 2020 का आधिकारिक नक्शा देखें तो उसमें द्वीप के चारों ओर कोरल रीफ साफ साफ दिखती हैं, लेकिन आरोप है कि 2021 के अपडेटेड नक्शे से उन्हें कथित तौर पर गायब कर दिया गया ताकि निर्माण का रास्ता साफ हो सके।
इसी दौरान गैलाथिया बे वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी का दर्जा भी अचानक वापस ले लिया गया। इन सब विवादों के बाद अब आते हैं उस पहलू पर जिसे अक्सर इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट की बहस। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया भर का 30% व्यापार यहीं से होता है और चीन का ज्यादातर तेल भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस प्रोजेक्ट के समर्थकों का तर्क है कि ग्रेट निकोबार में बेस बनाकर भारत इस रास्ते पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है। लेकिन स्रोत इस भूराजनीतिक दावे की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाते हैं। दावा है कि ग्रेट निकोबार से मलक्का स्ट्रेट को चोक या ब्लॉक किया जा सकता है, पर सच तो यह है कि इसका जो सबसे संकरा हिस्सा है, असली चोक पॉइंट, वो सिंगापुर के पास है और वो जगह ग्रेट निकोबार से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से किसी समुद्री रास्ते को भौतिक रूप से ब्लॉक करना अव्यावहारिक माना जाता है। और अगर मान भी लिया जाए कि नाकेबंदी संभव है, तो भी स्रोत का विश्लेषण बताता है कि चीन ने पिछले कुछ दशकों में कई वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए हैं, जैसे म्यांमार के रास्ते पाइपलाइन, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और आर्कटिक पोलर सिल्क रोड। मतलब ये कि अब चीन पूरी तरह से सिर्फ मलक्का स्ट्रेट के भरोसे नहीं बैठा है। तो फिर असली वजह क्या है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या फिर वाणिज्य का? ये हमारा आखिरी और सबसे विचारणीय बिंदु है। स्रोत का निष्कर्ष कुछ इस तरफ इशारा करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का यह नैरेटिव शायद बड़े व्यापारिक फायदों को कवर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जरा सोचिए, 114 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया खास तौर पर कैसीनो, रिजॉर्ट्स और कमर्शियल टाउनशिप के लिए अलग रखा गया है। बड़ी बड़ी प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। आलोचकों का मानना है कि सीधे तौर पर मिलिट्री नाकेबंदी की संभावना बहुत कम है और ये सारी कवायद शायद कमर्शियल मुनाफे के लिए ही है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। यह पूरा विश्लेषण हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या कथित रणनीतिक बढ़त और कमर्शियल विकास के वादे की कीमत करोड़ों साल पुराने एक प्राकृतिक इकोसिस्टम और हमारी सबसे प्राचीन जनजातियों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना होना चाहिए? जवाब जो भी हो, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही अहम विषयों पर